अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का सेशन है। आज हम डोपामीन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इसके ट्रैप्स के बारे में देखेंगे और इंशाल्लाह सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। पहली बात, व्हाट इज डोपामीन? डोपामीन है क्या? हम समझते हैं कि डोपामीन एक प्लेजर केमिकल है। हम उसको एक कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये प्लेजर है तो ये नेगेटिव केमिकल है, तो ये मेरा यानी इससे मुझे बचना है, ये नेगेटिव चीज है, ऐसा ले लेते हैं हम। मगर न्यूरो साइंस बताती है कि डोपामिन एक प्लेजर या नेगेटिव हार्मोन नहीं है, वो खाली रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करता है उसके सर्वाइवल के लिए। ये एक नेचर की बायोलॉजिकल ड्राइविंग फोर्स है जो हमें ट्रिगर्स देती है, क्रेविंग देती है, मोटिवेशन और एक डिजायर देती है कुछ चीज को पाने के लिए। एग्जाम्पल, एक स्टडी हुई थी रैट्स पर। उनको डोपामिन स्टेबलाइजर्स दिए गए थे कि उनके डोपामिन बेस लेवल से नीचे गिर गए थे। वो उनके सामने जब खाना रखा गया तो वो आगे बढ़ के खाना भी नहीं खा रहे थे। कुछ दूरी पे रखा गया खाना, यानी बहुत बहुत नेग्लेजिबल दूरी पे रखा गया। तो वो मर गए, मगर स्टारवेशन। एक सेकंड यार। जी, सो सॉरी। घर में छोटा बच्चा है ना, इसलिए थोड़ा वो हो रहा था। तो रैट्स पे जो स्टडी की गई थी कि वो मतलब स्टारवेशन से मर गए थे, मगर उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर फूड नहीं खाया। तो यहाँ हमें मालूम होता है कि यहाँ डोपामिन जो है, ये एक नेगेटिव हार्मोन नहीं है, खाली प्लेजर के लिए हार्मोन नहीं है ये हमें रिवॉर्ड एंटिसिपेट करता है। हमें ये रिवॉर्ड अगर हम एक अगर डोपामिन नहीं होता फॉर इंस्टेंस, तो हम अगर खाना भी नहीं खाते, हम ऐसा हुआ तो हम अगर कोई रिवॉर्ड की तरफ जाते ही नहीं, हमारी लाइफ पूरी पूरी तरीके से डिसमेंटल हो जाती थी। हमारे अंदर ना मोटिवेशन रहता था, ना क्रेविंग, ना कुछ करने का डिजायर। सो डोपामिन एक नेगेटिव हार्मोन नहीं है, एक पॉजिटिव हार्मोन है। सो हम न्यूरोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि ये इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलता कहाँ से। तो इसका प्रोडक्शन होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर यानी आप अगर न्यूरॉन देखोगे, एक न्यूरॉन का सिनैप्स देखोगे। सिनैप्स मतलब जहां एक एम्प्टी स्पेस होती है जहां मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं। मॉलिक्यूल्स, न्यूरोट्रांसमीटर को हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। वो डोपामिन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अगर हम सिनैप्स को देखें, अभी यहाँ फोटो नहीं है उसकी, तो अगर आप इमेजिन करें तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये एक मिड ब्रेन में होती है। ये स्टार्ट होती है रिलीज होना वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, वीटीए में। ये कोर हब है इसका, यहाँ से स्टार्ट होती है। और स्टार्ट होने के बाद ये सब्सटैंशियल नाइग्रा में जाती है। सब्सटैंशियल नाइग्रा ये होता है कि हमने टेंथ में पढ़ा है या फिर अर्ली क्लासेस में पढ़ा है कि एक मोटा नर्व करके होती है। मोटा, अगर मैं भी हाथ की मूवमेंट कर रहा हूं तो ये नर्व में सिग्नल जा रही है और ये बोल रहा है कि मुझे हाथ की मूवमेंट करो। तो मोटार जो होती है ये मूवमेंट के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, ये बहुत ज्यादा यही यही हैंडल करती है बेसिकली, जो हमारे फिजिकल वर्क्स होते हैं। और ये मैं केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये अमाइनो एसिड्स, एल
टायरोजाइन करके है एक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमें, तो हमें स्किप कर देते हैं। तो मेजर ब्रेन पाथवेज, वन synthesized dopamine travels along specific neurohighways to shape our daily actions। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये डोपामिन का एक पाथवे होता है, कि वो एक पाथ से ट्रैवल करता है ताकि हमारे वो एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे अभी कहा है मैंने कि ये मोटार पे ट्रांसफर होता है, कि वो हमें ऐसा, हमें एक्शंस के लिए वो ऐसे इम्पल्सेस पैदा करे कि हम आगे एक्शन ले ले, वो हमारे मोटार नर्व को ऐसा एक्शन देने के लिए इम्पल्सेस देता है। एक बात पे हो गया द मेसोलिम्बिक पाथवे, ये वीटीए से न्यूक्लियस अकम्बस, और मैंने कहा है कि अभी ये डिजायर्स देता है, इमीडिएट डिजायर्स देता है, और ये एसेंशियली हमारे हैबिट्स बिल्ड करने के लिए। और सेकंड पार्ट पे है मेसोक्रोटिकल पाथवेज, ये भी वीटीए से कनेक्टेड है, और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है डायरेक्ट हमारे लॉजिकल ब्रेन में, और ये हमें डिसीजंस लेने में, हमारे डोपामिन एनालाइज करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो डिसीजन मेकिंग में भी हमें लगता नहीं है कि हम लगता है कि हम लॉजिकली फैसले ले रहे हैं, मगर इसके पीछे भी डोपामिन ही होता है। इसका हम ये ले सकते हैं कि हमें इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये नहीं कि हम उसे कैटेगराइज कर दे या नेगेटिव ले ले। इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमारे जो डेली कामों में या फिर हमारे गोल को अचीव करने में इसको हमें शेप करना चाहिए बेसिकली। सो आगे बढ़ते हैं। ये द लूप ऑफ डोपामिन ओवरलोड, डोपामिन का एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, हम जिसे कह सकते हो कि जैसे होता है ना हार्ट रेट का, बेसिक हार्ट रेट या फिर एक स्पाइक हार्ट रेट में या फिर सीवियर हार्ट अटैक, तो वैसे ही एक थ्रेशोल्ड होता है डोपामिन का। तो पहली है बेस लाइन, यानी जब हम बेस लाइन पे होते हैं डोपामिन के, तो हम मोटिवेशन फील करते हैं या जॉय फील करते हैं, फोकस रहते हैं, फोकस अटेंशन स्पैन हमारा ज्यादा रहता है। फिर जैसा ही हमें कोई आर्टिफिशियल स्टिमुलस मिलता है, यानी फोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स वगैरह, हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि एक ग्राफ मैंने पढ़ा था जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो अगर एक इंसान, एक फार्मर, पूरा दिन अगर अपने खेत में काम करके जब वो सोने जाता है, तो डोपामिन स्पाइक उसका जब काम कंप्लीट होता है तो रफली 60% होता है। उसके बजाय हम एक रील देखें तो डोपामिन स्पाइक ऑलमोस्ट 1000% होता है। अगर हमें इतना डोपामिन स्पाइक सोशल मीडिया पे, वीडियो गेम्स पे मिल जा रहा है, तो काम हम क्यों करेंगे? इसलिए ऐसे बीमारी आती है, एडीएचडी और अटेंशन डिसऑर्डर और पार्किंसंस, जहाँ पे कोई करने का मन ही नहीं होता, डिप्रेशंस, ये पूरा जड़ है डोपामिन का थ्रेशोल्ड मैनेज नहीं करना। और द सीवियर क्रैश, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एवरी मैसिव स्पाइक इज फॉलोड बाय ए प्रोपोर्शनल ड्रॉप बिलो। अगर जैसे मैंने कहा है कि हार्ट रेट के जैसा होता है, कभी आगे बढ़ता है कभी छोटा, यानी इमेजिन कीजिए आप खाली हार्ट रेट, तो जितना बड़ा स्पाइक होगा, अगर हम देखेंगे रील्स देखेंगे, बहुत बड़ा स्पाइक होगा डोपामिन में, जितना ज्यादा स्पाइक होगा उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही ड्रॉप आएगा वो। ऐसा होता है ना, हम एक बार एक काम कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा सपोज एक गुनाह कर लेते हैं, तो हमारा डोपामिन स्पाइक बहुत ऊपर चल जाता है, एक प्लेजर गुनाह कर लेते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद हमें मालूम होता है कि हमें एक गिल्ट महसूस होती है हमारे दिल में। तो ये ही गिल्ट है जब डोपामिन थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे गिर जाता है, तब हमें कोई कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमें स्ट्रेस होता है, और हम एकदम बोर फील करते हैं। तो ये डोपामिन स्पाइक बहुत ज्यादा जब नीचे गिर जाता है, तो जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है या फिर हम गिल्ट महसूस होती है अ, जो हमने किया था उस पर। और receptors down regulation, chronic flooding triggers the brain to close down receptors, dopamine dilation stand
लाइफ देन फ्यू देन फील्स इनक्रेडिबली बोर। जैसे मैंने अभी कहा है कि जब रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं तो हमें बहुत बोर होता है। सो इतना ही था इसमें। तो साहिल अदीम का इसमें थोड़ा अगर हम एनालिसिस ले लें तो वो इसे जॉम्बी केमिकल कहता है। जॉम्बी केमिकल यानी मॉडर्न जो अल्गोरिदम है, मॉडर्न जो सिस्टम है, यानी फोन या फिर सोशल मीडिया या फिर न्यूज, ये जो यूथ को एक कंफर्ट ऑब्सेस्ड मिगट बनाता है। हम हमारा ब्रेन हम एक यू you नो एक मेहनत करने के लिए हम पैदा हुए हैं। यानी हमारा बायोलॉजी ऐसी वर्क करती है कि हम मेहनत करने वाले क्रिएचर्स है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, तो हम एक एक बीमार शख्स हम कह सकते हैं अपने आप को। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, एक हम कंफर्ट जोन में है, तो हम बेसिकली हम बीमार है। दैट्स ऑल। जब ये अल्गोरिदम आपके अंदर आ जाएगा, जब ये मैनिपुलेट आपके अटेंशन स्पैन्स को मैनिपुलेट करेगा, आपकी कंडीशनिंग करेगा। कंडीशनिंग यानी आपको शेप करना। आप जिसमें अटेंशन दोगे, आप वैसे अपने आप सबकॉन्शियसली वैसे बन जाओगे। एक बुक है जिसका पहले भी जिक्र मैंने किया है, रैंड करके बुक है, जिसमें चाइना ने अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जो ट्रिक्स है, उसने जो आगे वो करने वाला है, वो उसने उस पे एक रिसर्च में 200 पेजेस की है वो तकरीबन। उसमें उसने ये कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, और हमारी इंफॉर्मेशन लेंगे और उसको मैनुपुलेट करेंगे। मैनुपुलेट कैसा करेंगे? यही चैनल से उसके। जब हमारे अटेंशन स्पैन स्लो हो जाएंगे, जब हम हमारे हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं हमारा, जब हमें लोग कंट्रोल करेंगे, सोशल मीडिया कंट्रोल करेगा, हमारे क्रेविंग्स कंट्रोल करेंगे, हमारे नफ्स हमें कंट्रोल करेगा, तो उनके लिए बहुत आसान है कि जो नफ्स परस्त इंसान है उसको खुद को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जॉम्बी बना सकते हैं। जॉम्बी यानी बस एक क्लिक पे कंट्रोल, एक क्लिक में तुम्हारा पूरा लाइफ का जो पैराडाइम है वो शिफ्ट। तुम सोच ही नहीं सकते, तुम एक बीमार हो जाते हो इंसान एक। तो अगर हम ये जब एडिक्शन जब बढ़ जाता है, सोशल मीडिया, जब डोपामिन का स्पाइक्स बढ़ जाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन बेस इम्पैथी कम्युनिटी, मतलब ऑक्सीटोसिन ये होता है कि हम एक कम्युनिटी क्रिएचर है। हम हमारे सर्वाइवल के लिए हम कम्युनिटीज में रहते हैं, हम एक दूसरे का इम्पैथी शो करते हैं। जब हम ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जब हम डोपामिन के एडिक्ट हो जाते हैं, तो हमें किसका भी नहीं सुधरता, हमें जस्ट मी। हम अगर देखें, एक ड्रग एडिक्ट है, तो उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था मुझे अगर ये टाइम पे ये ड्रग नहीं मिला, तो मैं मैं मरना पसंद करूंगा वो ड्रग के बिना। और वो कह रहा था अगर सपोज अगर मेरी माँ मर जाती या मेरा बाप मर जाता, तो अगर वो सुबह मुझे वो ड्रग नहीं दिया जाता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना जो नीड है ग्रेटिफिकेशन वो कंप्लीट करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वालिदैन भी गुजर जाए, अगर मुझे ड्रग नहीं मिला, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मगर मुझे वो ड्रग चाहिए। तो ये एकदम शिफ्ट आ जाएगा इंसान में, जॉम्बी बन जाएगा इंसान। सो हम भी अपने अंदर देखें कि हम क्या कंट्रोल हो सकते हैं आगे आने वाले वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हम लड़ सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हमारे अंदर हम मुहासबा करें। अ, ये 3 लेवल से D1 D2 D3, साहिल अदीब ने इसको शेयर किया है, या फिर उसके न्यूरो बायोलॉजी सेशन में उसने बताया है ये, कि जब D1 पे होता है इंसान, ये स्टेजेस है डोपामिन के एडिक्ट के। तो हमें हमारा डोपामिन ड्राइव करता है छोटे ग्रेटिफिकेशंस के लिए। एग्जाम्पल्स मीनिंगलेस लिस्ट देखना, चेकिंग करना, बार 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 नोटिफिकेशंस को चेक करना। ये हमारे अंदर भी हम देखना चाहिए कि मतलब हमारे को सेटिस्फाई करना कि जब एक व्हाट्सएप पे एक वो आ जाता है मैसेज, तो हम उसे इग्नोर करे बिना नहीं रहते।
बार बार हम उस पर क्लिक करना और हमारा सेटिस्फैक्शन होना कि मैंने ये देख लिया, ये पूरे हम मैसेजेस देख लिए या फिर अनरेड ईमेल्स पढ़ लिए मैंने, ताकि हमें वो सेटिस्फैक्ट हो जाए कि ये हट गया, बस ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, कि हम वो हो जाए। ये पहला स्टेज है। और हम बड़े जो काम है हमारे, बुक पढ़ना या फिर एक पॉडकास्ट देखना या फिर एक स्किल सीखना, वो अवॉइड करके हम ये छोटे 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 कामों में लग जाते हैं। सेकंड है, ये तो स्टेज थोड़ा बढ़ जाएगा कि हम चेजिंग एब्सोल्युटली convenience and speed. This psychological trap minimize perceived cognitive effort per unit of time, dismantling our tolerance for strength, struggle, deep research and patience. जब हम ये स्टेट पे पहुंच जाते हैं कन्वीनियंस, तो हमें चाहिए कि हम ऐसा फील करते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए और इसमें ज्यादा मेरी स्ट्रगल भी ना करूं मैं, मुझे ज्यादा टॉलरेट भी करना ना पड़े, ना मुझे ज्यादा रुकना पड़े। यही स्टेज, सीवियर स्टेज हम देख सकते हैं इसमें कि बस ये जो इन्वेस्टर्स हो रहे हैं ना, प्लेजर इंडस्ट्री जो बढ़ रही है ये, पहले होता था आप मेहनत करते थे एक प्लेजर को लेने के लिए, सपोज कौन सा भी ले लिया आप, मगर अब उसमें कन्वीनियंस आ रहे हैं। पैसा दो और इतना तुम्हें आसानी हो जाएगी और तुम इतना जो है डोपामिन थ्रेशोल्ड, अपना डोपामिन डायलेशन कर सकते हो। तुम्हें कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने पहले फार्मर का एग्जांपल दिया था कि वो पूरी फील्ड में काम करता था तो उसका डोपामिन इतना स्पाइक होता था। हम रील्स में ही उससे उसके वो 10 दिन में जितना नहीं करता था, हम एक दो रील्स में उससे ज्यादा कर लेते हैं। और D3 रिकॉग्निशन, मतलब हम जब नोबेलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। वो हमें ड्राइव करता है। सबसे ज्यादा डोपामिन स्पाइक जब होता है जब मेरी कोई प्रेज हो, जब लोगों में मेरी कोई तारीफ होती है, या मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर ज्यादा बढ़ते हैं, या मुझे वैलिडेशंस मिलती है लोगों से कि मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, कि तुम सच्चे हो। ये सोशल मीडिया जब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी ऑडियंस उनको वैलिडेशन देती है कि आप सही हो, आपका दुश्मन गलत है। मास हमेशा ऐसी ही होती है कि उनको हमने सीरियस लेना नहीं चाहिए, कि कुछ अलग टॉपिक हो गया। जब वैलिडेशन हमें मिलता है तो हम ये ये तो बहुत बड़ा मतलब स्पाइक मिलता है कि मुझे किसी से वैलिडेशन मिला, मुझे किसी से प्रेज मिला, मेरे स्टेटस को किसने बयान किया, मेरी किसी ने हमद की, तो ये सीवियर केस हो जाती है। तो हम सर्च करते हैं कि मुझे मेरी कोई तारीफ कर दे। तो इतना इंसान गिर जाता है अपनी तारीफ के लिए कि अ, अगर हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, एक एक बंदा आता है, बस अपने बारे में बोलना चालू कर देता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। वो बस वैलिडेशन चेस करता है और अपनी स्टेटस को स्टेटस को चेक करता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, लोगों पे डिपेंड हो जाने का। ये तो वैलिडेशंस पे डिपेंड हो जाने का, अगर उसको वैलिडेशन नहीं मिला तो डोपामिन स्पाइक नहीं मिलेगी। तो ये स्टेजेस है। चले आगे बढ़ते हैं। सूरह अल नाजियात में, and as for he who feared the position of his Lord and prevented the soul from unlawful inclination, then indeed paradise will be his refuge. सेम है, हमने अभी देखा है कि डोपामिन डायलेशन को जो कंट्रोल कर लेता है इंसान, जो समझ जाता है, जो सिर्फ अवेयर हो जाता है इस चीजों के, तो वो तो बस यू नो एक्सेप्शनल बंदा बन जाता है। वो कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो समझ गया तो डोपामिन जब हो जाए। तो दैट्स द पावर ऑफ इट। तो हमारे में भी इस्लामिक फ्रेमवर्क में हम उसे देखें तो ये नफ्सल अमारा और नफ्सल मुतमईना में डिवाइड हो गया। नफ्सल अमारा जो है वो हमें सर्वाइवल एनिमल्स इंस्टिंक्ट्स और यू नो एक सबकॉन्शियस प्राइमेटिव डोपामिन लूप्स में डाल देता है। यानी बस तुम्हें सरवाइव करना है, प्लेजर लेना है और खाना खाना है, या
दूसरी चीजें करनी है बस, ये तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स है और तुम्हें जल्दी ग्रेटिफिकेशन चाहिए। नो मोरल बाउंड्स नथिंग। जैसे डॉक्टर स्टार ने कहा था ना उसमें कि नफ्स मेरा फिरौन से कम नहीं है। वो भी कहता है कि ये मेरी बॉडी है तो इसमें मेरा हुक्म चलना चाहिए। जब नफ्सल अमारा होता है तो इम्पल्सिव सेल्फ होता है इंसान का। फिर सेकंड है उसका नफ्सल मुतमईना। जब इंसान एक्टिव हो जाता है तो सेल्फ कंट्रोल करने लगता है, उसे पता होता है कि सबकॉन्शियस माइंड के पाथवेज क्या है, और उसे इमोशनली इंटेलिजेंट होने के बाद उसे वो इस्तेमाल करता है, और उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसका, उसको ज्यादातर एक्टिव रखने की कोशिश करता है। सो हमारे दीन ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अभी हमने देखा कि कितने स्टेजेस है इसके, और कितना हमारे लिए ये डेंजरस हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है हमारे लिए, हम अगर बोला जाए तो। इससे हमें बचने के लिए पहली बात हमें डोपामिन फास्टिंग करनी चाहिए। ये मैंने भी की है, तो इट्स वर्क। यू नो 24 आवर्स में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि आप बोर्डम फील करोगे, और आप इम्पल्सेस आएंगे आपको जब आप डोपामिन फास्टिंग करते हो। डोपामिन फास्टिंग यानी जो जो चीज, ये खाली फोन नहीं हो सकती, ये शुगर हो सकता है, या फिर लोगों से मिलना, या फिर खेलना, या फिर लघु काम जो होते हैं उससे दूर भागना। मेन पर्पस से जो दूर भागना है, इजीली बता दूं, मेन पर्पस जो तुम्हारा बुक पढ़ना है एग्जाम्पल, उससे तुम अगर दूर भाग रहे हो, दोस्तों के पास जा रहे हो, या फिर फोन देख रहे हो, या फिर कुछ अलग भी बुक पढ़ रहे हो ना तुम, तो ये भी डोपामिन फास्टिंग से बाहर हो जाओगे आप। तो जो काम करना है आप वो कर रहे हो जिसमें आपको बोर्डम फील हो रहा है 24 घंटे के लिए बस, या फिर कुछ नहीं कर रहे हो, एक रूम में बंद हो। तो ये फर्स्ट आपका डोपामिन फास्टिंग से चालू होगा। फिर सेकंड, आपको जो डोपामिन ट्रिगर्स है, यानी एक दोस्त हो गया जो वो डोपामिन ट्रिगर, फोन हो गया जो डोपामिन ट्रिगर है, तो एग्जांपल आप दूर कर दो, या फोन को थोड़ी दूर रख दो कि अब जाके लेना मतलब, और थोड़ा आपको लगे कि अरे वो कौन करेगा, बीच में स्पेस मिल जाए। एक स्टिमुलस और एक्शन के बीच में एक स्पेस होती है। विक्टर फ्रैंकलिन ने कहा था ये, एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस होती है। वो स्पेस में आपको चूज करना है, क्या आप जाओगे, आपका ओल्ड वर्जन चुनोगे, या फिर इस पे रख के काम करोगे। और प्रैक्टिस बोर्डम। बोर्डम बोर्डम ही है। बोर्डम पे तो एक अलग सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए, तो साइंटिस्ट के इन्वेंशंस हुए, अगर हम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो वो एक रूम में हुए, वो जब बोर फील कर रहे थे, वो जब उनको कुछ लगन था, जब वो बोर फील कर रहे थे, तो जब उन्होंने उनका ब्रेन एकदम अलग शिफ्ट हो गया था। तो बोर्डम को हमें प्रेस करना चाहिए, और इसका इंशाल्लाह अलग सेशन लेंगे एक। तो दिन में अगर डिटॉक्स देख लिए तो फास्टिंग हो गया, और प्रेयर हो गए, और मुनाफा और जिक्र, इसका इंशाल्लाह हम अभी वक्त हो गया है तो हम अलग सेशन लेंगे। सो हमने आज जो पढ़ा था मॉडर्न डोपामिन लूप, और इसमें द बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ डोपामिन लूप। न्यूरोलॉजिकल स्टेट, हम देखें कि हमारे रिसेप्टर्स जब बेस लेवल से नीचे चल जाते हैं, या फिर डोपामिन थ्रेशोल्ड जब ऊपर नीचे चल जाते हैं, तो ये एंजाइटी और क्रॉनिक फैटिग पे होता है। तो उसका सोल्यूशन है, अगर हम बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करें तो उसका जो अपोजिट होता है, तो हमारे स्टेबल न्यूरो पाथवेस होते हैं और मेंटल क्लैरिटी होती है हमें। और प्राइमरी मोटिवेशन, जब हम जल्दी चाहते हैं और आसान चाहते हैं, हम D1 D2 D3 पे स्टेजेस देख लिए कि ये कितना सीवियर हो सकता है। अगर उसके बजाय हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, हम और पेशेंस होंगे, हम स्लो एक्शन लेंगे, हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए देखेंगे, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में देखें तो नफ्सल अमारा वही सेल्फ है जो हमेशा हमें यू नो एक डोपामिन की गलत इस्तेमाल करने पे मायल करता है, और जो नफ्सल मुतमईना है वो माइंडफुल और पीस और ट्रैंक्विलिटी की तरफ लग जाता है। साइकोलॉजिकल स्टेट में हमने देखा कि मॉडर्न डोपामिन लूप जॉम्बी कंज्यूमर, हम उसे, साहिल अदीम ने उसे कहा है, केमिकल रिएक्टिव है और इजीली मैनिपुलेटेड है।
और अगर हम स्पिरिचुअल बैलेंस लाइफ जिएंगे तो ये एक पर्पसफुल लीडर, एक्टिव फोकस, मास्टर ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, हम ये अचीव कर सकते हैं। जजाकल्लाह खैर। मेरी प्रेजेंटेशन, अगर मैंने गलती की है बहुत ज़्यादा इसमें, तो प्लीज़ आप वो एक्सप्लेन कर दे ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। जजाकल्लाह खैर। जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और आपने लास्ट में जो समरी दिया वो भी काफ़ी हेल्पफुल है समझने के लिए कि वाकई में इस प्रेजेंटेशन में क्या बात हुई है। तो मेरा एक सवाल है कि अभी जैसे कि एक जगह आपने बोला कि आर्टिफिशियल स्टिमुलाई से हम लोग क्या करते हैं कि डोपामिन जो है वो हमारा काफ़ी, उसका स्पाइक जो है काफ़ी ऊपर जा सकता है। आर्टिफिशियल स्टिमुलाई मतलब सोशल मीडिया या फिर वीडियो गेम, ये सब। तो मेरा सवाल है कि आर्टिफिशियल क्यों इसको कहा गया है? क्या नेचुरल भी कोई स्टिमुलाई होता है? मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया, वही यही मेरा सवाल है। जी माशाल्लाह, उख्ती उमरा ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है। जी हाँ, नेचुरल स्टिमुलस भी होते हैं जिससे हमारी डोपामिन लेवल्स हाई हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारा काम हो गया, अगर हम उसको प्यार कर रहे हैं ना, हमें मजा आ रहा है ना हमारे काम में, तो डोपामिन लेवल्स हाई होंगी। डोपामिन लेवल्स हाई होना, ये वो नहीं है कि कुछ खराबी हो रही है आप में, इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर पॉजिटिव चीजों में आपकी डोपामिन लेवल्स हाई होती है, और देयर आर प्रैक्टिसेस जिससे हम अपनी डोपामिन लेवल्स को हाई कर सकते हैं। हमारे मूड स्विंग्स वगैरह वो सब कुछ ठीक हो जाता है, और हमारी रिलेशनशिप्स विद आवर फैमिली, अराउंड एवरीवन, जो हमारे पीपल होते हैं हमारे इर्द गिर्द, उनसे भी अच्छी हो जाती है जब हमारी डोपामिन लेवल्स हाई हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, डोपामिन लेवल हाई होने की वजह से जब हमारी बॉडी में डोपामिन लेवल्स हाई हो जाती हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे हमको मतलब फायदा पहुंचता है। सो हाँ, देयर आर नेचुरल स्टिमुलस टू। आर्टिफिशियल स्टिमुलस हो गया, जैद भाई ने डिस्कस किया कि मिसाल के तौर पर फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, उससे भी डोपामिन रिलीज होता है, मजा आता है। बट इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, यानी कि हम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। सो देयर आर पॉजिटिव थिंग्स टू एंड देयर आर नेगेटिव थिंग्स टू। यस, आई थिंक एड्रेस हो गया आपका क्वेश्चन। जी, मेरा सवाल है कि नेचुरल स्टिमुलस जैसे कोई एग्जांपल अगर आपने बोला भी होगा तो सॉरी, मैंने सुना नहीं। जी मैं दे देता हूँ। नेचुरल डोपामिन स्टिमुलस, आप कह रही हो कि हाई डोपामिन स्टिमुलस या फिर नॉर्मल? नॉर्मल अगर देखा गया तो हम खाना ले सकते हैं उसे। हाँ। एक नेचुरल है कि हम जी। खाएंगे तो डोपामिन हमें मिलेगा, हमें डोपामिन जी क्रेव करता है कि हम खाना खाएं। जी। ये होता है नेचुरल। अगर हम डोपामिन बहुत स्पाइक मिलता है हमें, मगर अगर चाह रहे हो कि ऑब्सेशन हो जाए, तो फिर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, वो तो हम इंशाल्लाह आगे जाके एड्रेस करेंगे। ये हो गया नेचुरल एग्जांपल, और कुछ मेहनत हो गई। या फिर अगर हम, जैसे मैंने फार्मर का एग्जांपल दिया था कि उसने खाना बनाना है, लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन, उसे खाना अपनी सर्वाइविंग के लिए जीना है, तो उसे खेती करना पड़ेगी। जैसा वो खेती करता है, 6 महीने रुकता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है 6 महीने के बाद। फिर वो और 6 महीने करता है ताकि उसे रिवॉर्ड मिला था ना पहले। तो ये और नेचुरल हो गया। जी हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी जो एक्सरसाइज हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, वो भी तो नेचुरल है। यानी कि उसके अलावा भी जो सनलाइट से हम जो एक्सपोजर मिलता मिलता है सनलाइट का, उससे भी डोपामिन लेवल्स हाई होती हैं। और जो फूड हम खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, या डीप स्लीप लेते हैं, या मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या अपने गोल्स जो है उसको अचीव करते हैं, उससे भी हमारी जो नेचुरल वे में हमारी डोपामिन लेवल्स हाई होती हैं। सो हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, यू कैन चेक दैट बाय योरसेल्फ टू। जी। जी अजहर भाई कुछ बोल रहे थे आप? कभी कभार ऐसा होता है कि
मैं अपना खुद का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कि कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया हो कि मुझे जो है फला जगह पहुंचने के बाद फला काम करना है। फॉर एग्जांपल मुझे स्टेशन जाना है, स्टेशन में जाने के पहुंचते ही मुझे सबसे पहले ये खाना है, ये मैंने सोच लिया हो। और उस सोच के अलावा कोई दूसरी सोच मेरे दिमाग में चल ही नहीं रही है। और मैं जब तक वो काम कर ना लूँ उसके बाद मुझे कुछ और समझ में भी नहीं आ रहा। और वो करने के बाद में मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्या किया हो, और ये मैंने जो भी खाया हो या पिया हो, तो ये मैं खाने पीने के बाद ही समझ में आता है कि यार कि मैंने जो भी किया हो ये मुझे नहीं खाना था। फॉर एग्जांपल फास्ट फूड हो गया, तो ऐसा भी होता है। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है? जी, इसके लिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि फर्स्ट पिलर सेल्फ अवेयरनेस का। तो हम्म। आपको रियलाइज होता है बाद में। आप अगर इमोशंस को अपने से डिटैच नहीं करोगे, जैसे आप अभी नॉर्मल फील कर रहे हो और आप एक सपोज आपको फास्ट फूड नहीं खाना, तो आप खा रहे हो उसे, आपको कुछ मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा एक सैड फीलिंग नहीं आ रही है। तो आपको अपने आप के इमोशन से डिटैच होके सोचना पड़ेगा। आपको एक प्रोग्रामिंग टाइप सोचना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। तो हमें मालूम चला है गलत है, मगर फीलिंग के साथ मालूम नहीं होगा। उसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वायर करें। तो एक दो टेक्निक मैं बताऊंगा आपको। CIA के जो एजेंट्स होते हैं ना, वो ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक टेक्निक है फेथ और एक टेक्निक है फियर। मैं आपको फियर डिफाइन कर दूंगा। फियर होता है, F स्टैंड फॉर फोकस। आपका अटेंशन आप कहाँ देना चाहोगे, सबकॉन्शियस। हम जैसा एग्जांपल, हमारा अटेंशन हम आखिरत पे देना चाहेंगे, तो हम ऐसे विजुअल्स बनाएंगे कि हमारा फोकस आखिरत पे रहे। और साहिल अदीब ने भी कहा है कि मेडिटेशन करके इमेजिन करो। वो भी एक 5 मिनट जो हो सकता है, वो भी जब अटेंशन स्पैन जब हम स्विच करते हैं। विजन बोर्ड्स पता है किसी को यहाँ पे? नहीं भाई, विजन हमें बोर्ड नहीं यानी, पता। हाँ, विजन जी। बोर्ड यानी आप एक बोर्ड लेते हो या फिर कंप्यूटर स्क्रीन लेते हो, उस पे आपके जो गोल्स है, यानी मुझे बॉडी अच्छी बनानी है या फिर मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ना है, ये सब है, तो इसके प्रोसेस करते हो कि आपको एक गोल है, यहाँ से बॉडी बनानी है, तो आप मेहनत कर रहे हो, उसमें एक इमेज है मेहनत करने की। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक एनिमल माइंड है, उसको वो इमेजेस से रिवायर होता है, वो बातों से रिवायर नहीं होता, बहुत कम होता है बातों से रिवायर। जब हम एक कुत्ते को ट्रेन करते हैं, तो हम उसे इमेजेस दिखा कर ट्रेन करते हैं। तो इसे को भी सबकॉन्शियस माइंड को, तो E स्टैंड फॉर इन्विरोनमेंट। आपके जो इन्विरोनमेंट है आप वो पूरा चेंज करोगे। या फिर आपके ब्रेन को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये यही तो मेरा पुराना ही घर है, ये पुरानी है हूं मैं, तो ये पुरानी आदत है उससे डिस्कवर होगी। यानी एक लड़की थी जो ड्रिंक करती थी। तो उसने क्या किया कि जब उसके एक रूम पे वो जाती थी, वहीं वो ड्रिंक करती थी हमेशा। तो उसने एक दिन चेंज किया कि वो तो रिफर्निश के लिए डाल दूंगी रूम एक दिन के लिए, तो एक दिन उसके बेबी के रूम में सो गई वो। तो वो कह रही थी कि जैसा मेरा रूम चेंज हुआ तो मुझे वो क्यूज ही नहीं आए, वो मुझे क्रेविंग्स ही नहीं आए। तो आपको अपना इन्वायरमेंट शेप करना पड़ेगा। पहले आपको फोकस, फिर इन्वायरमेंट, फिर एक अथॉरिटी फिगर रखना पड़ेगा आपको। यानी हमारे लिए ये अथॉरिटी फिगर एक बंदा हो सकता है, 2-3 बंदे हो सकते हैं कि अगर ये बंदे बोलेंगे तो सही रहेगा। या फिर एक बुक हो सकती है, कुरान, एक कुरान बोल रही है इस पे, तो सही। फिर R स्टैंड फॉर रिपीटेशन, हम इसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ ब्रेन वॉशिंग। ऐसी ही किए जाती है CIA में ब्रेन वॉशिंग। और फेद भी है, इसको मैं अच्छे से बाद में डिफाइन कर दूंगा। जी हाँ, माशाल्लाह, जाहिद भाई ने और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स मेंशन किए हैं। वेल, मैं कुछ मेंशन करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा इसमें। ये जो स्टेज है ना जिसमें आप हो, यानी कि पहले आप कुछ खाते हो, फिर आपको फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड खाया, फिर रिग्रेट हो, या कोई भी काम किया फिर रिग्रेट होता है। ये नफ्स की स्टेज है, नफ्स लवामा की स्टेज है। सो
मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप इस वाले स्टेज से खुद ही निकले, इस वाले लेवल से खुद ही निकले। नंबर वन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब उनसे गलती हुई तो उनको गिल्ट फील हुआ और अल्लाह से माफी मांगी। नंबर वन एग्जांपल फ्रॉम द कुरान। एंड नंबर टू एग्जांपल इज हजरत यानी कि आदम अलैहिस्सलाम, जब उनसे गलती हो गई थी जन्नत में, फिर जब उनको दुनिया में डाला गया तो उनको भी रिग्रेट फील हुआ था। दीज टू एग्जांपल्स, और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। सो जो इन दोनों ने किया वो आप भी फॉलो कर सकते हो, और इन्होंने क्या किया वो आप खुद रिसर्च करें। तो दिस इज द थिंग यू कैन डू। जी। और हाँ, एक क्वेश्चन है कि हमारे जो नफ्स के स्टेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने इमेज शेयर की हो, उसमें कुछ स्टेजेस मेंशन है। जी हाँ। एक मिनट आए। हाँ, लवामा, और नहीं, सबसे पहला तो अम्मारा है, फिर लवामा, फिर फिर जितने भी है स्टेजेस, 7 स्टेजेस है टोटल। तो क्या इनकी कोई एज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 से या फिर 0 से 10 तक का कोई स्टेज है जिसमें सिर्फ लवामा रहेगा, या फिर 10 से लेके 20 तक, या फिर 20 से 30, या फिर 30 से 40, ऐसा कोई कुछ हद स्टेजेस तक है तो इनके? रहता है स्टार्टिंग में, यानी कि बच्चों में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, बट जैसे ही आप आई थिंक 13 अब हो जाते हो फिर ये कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को। सो कुछ कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही दे दें बच्चों को ये वाले कॉन्सेप्ट्स, बट उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है एज का, बिकॉज कोई किसी की एज कम भी होती है लेकिन वो नफ्सुल मुतमइन्ना में होता है, उससे अलावा भी किसी और स्टेज में होता है। या कोई 60 साल का या 70 साल का इंसान भी होता है जिसको, जो अभी भी नफ्स अम्मारा में ही होता है। और इवन की कुछ स्कॉलर्स तो ये भी बताते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड दे डाइज ऑन ऑन द लेवल, यानी कि ये वाली लेवल होती है नफ्स लवामा की लेवल होती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इस दुनिया में इसी स्टेज में, इसी लेवल में मतलब मर जाते हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस टू। इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। हमें हमें खुद पर काम करना है, नफ्स लवामा से निकलना है। आज अगर हम आसपास देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आपको इसी नफ्स में मिलेंगे, इसी लेवल में मिलेंगे। जी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एज, बट कहीं कहीं पे इट So you डिपेंड्स। mean this depends on the narration of a child, कि उसकी उसकी नर्चर कैसे हुई है। अगर उसकी नर्चरिंग में अगर ये एप्टीट्यूड्स को डाला जाए तो फिर वो अपनी मौत तक का जो है वो अपनी लास्ट स्टेज पे भी हो सकता है, अपने फर्स्ट स्टेज पे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन नर्चरिंग, एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन द टू। सब कुछ तो उसी पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, पेरेंटिंग कैसे हो रही परवरिश है। में। एग्जैक्टली। ओके। और हाँ, डोपामिन की जो और क्रेविंग होती है। जी जी, जस्ट जस्ट वन मोर थिंग कि उसकी बेस्ट एग्जांपल पेरेंटिंग कैसे करनी है, हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड। उनको ऐसे ही नहीं बनाया गया है जन्नती मर्दों का सरदार। आपको मत ना लग रहा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे तो उनको जन्नती नवा मतलब मर्दों का सरदार बना। नो, इस्लाम में ये सब चीजें नहीं होती हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट इन इस्लाम। सो बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड क्यों बनाया गया है, बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ सकते हो उस बारे में। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं उस बारे में, बहुत सारा गलत भी लिखा गया हुआ है और बहुत सारा हमसे छुपाया भी गया हुआ है हजरत अली के बारे में भी। सो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल। यस, यू कैन प्रोसीड नाउ। यस यस। ओके। सो हाँ, डोपामिन की जो क्रेविंग होती है, क्या वो हमारा विल पावर तय करता है? फॉर एग्जांपल कि अगर वो क्रेविंग ना हो तो हमारी विल पावर खत्म हो जाती है क्या? जी, क्या इनके क्वेश्चन का कोई और जवाब देना चाहेगा प्लीज? फॉर एग्जांपल हमारा जो हम जो कोई भी कुछ करते हैं तो उसका डिजायर होता है हमारे अंदर कि कोई चीज हमें अचीव करना है। तो वो डिजायर जो है, वो हमें फोर्स करता है एक। जी जी, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। मैं हाँ। ये चाह रहा था कि कोई और अगर जवाब देना चाहेगा। वेल, तो हाँ,
जो हमारी विल पावर है दैट डिपेंड्स ऑन द डोपामिन लेवल्स टू। अगर हमारी डोपामिन लेवल्स हाई होती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और हम जो गोल्स हैं वो अच्छी तरीके से अचीव करते हैं। और जब हम गोल्स अचीव करते हैं तब भी हमारा डोपामिन रिलीज होता है, मज़ा आ जाता है। हम जब काम करते हैं कोई भी, अगर हमें उसमें मज़ा आए तो डोपामिन रिलीज होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि नमाज पढ़ने से भी डोपामिन रिलीज होता है, बट हमें उस लेवल तक पहुंचना है। So willpower, it's related to dopamine, huh? To some extent, it's related to other hormones too, but to dopamine too. Yes. ओके। बॉडी का जो हमारा या फिर हमारे जो ब्रेन का जो प्राइमरी हार्मोन है वो सेरोटोनिन है, राइट? Mother hormone. Serotonin is मदर। the mother hormone, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में भी होता है, एंड बहुत ज्यादा चीजें उस पे मतलब डिपेंडेंट भी होती हैं जी। तो क्या वो हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए होता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट ये सब चीजें डिस्कस होंगी जब हम सेरोटोनिन पढ़ेंगे। अभी वी आर ओके। डिस्कसिंग डोपामिन, सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। इंशाल्लाह। जी। ये थैंक यू जैद भाई, बहुत कुछ सीखने मिला माशाल्लाह। बारकल्लाह फी। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था जी जी, हसन भाई बोले। कि जैसे डोपामीन बताएगा कि ये होता है कि हमारी जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको, हमारा जो सिस्टम है उसको रिवॉर्ड करने के लिए होता है डोपामीन। सही है ये कोई वैलिडेट? मेरे को जहाँ तक समझ में आया है। आप अपना स्टेटमेंट इट्स फिर से मतलब बोले, उस आप एक रिफ्रेज करें। वो जी। वो क्या वो एनालॉजी दी थी ना सैयद भाई ने, कि एक जो फार्मर होता है वो 6 महीने तक इंतजार करता है, फिर जब उसकी क्रॉप पक जाती है तो फिर उसको मतलब रोज का डोपामीन मिलता है, लेकिन जो फाइनल जो डोपामीन हिट मिलती है वो मिलती है 6 महीने बाद, जब उसके पास आ जाती है, फिर क्रॉप आप आ पड़ जाती है। जाता है। जी जी। तो जो एक मोमिन का डोपामीन वो है, सिस्टम है, उसको तो रिवॉर्ड यहाँ नहीं मिलेगा, उसको तो आखिरत में मिलेगा रिवॉर्ड। तो मतलब मोमिन का डोपामीन इस वर्ल्ड में कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, मतलब उस लेवल पे। वर्ल्ड में किसी का डोपामिन लेवल सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हम जन्नत के इंसान हैं, हमें जन्नत से लाया गया है, वी आर एलियंस ऑन दिस अर्थ। और जो जन्नत की स्पीशीज है ना, उनकी ये नफ्सियाती है, दे एडमायर परफेक्शन। चाहे वो कितना भी कुछ भी करें ना, परफेक्ट होने की कोशिश करें, दे विल स्टिल बी मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। बट जो डोपामिन है ना, इससे मजा आ जाता है, आपको स्पाइक मिल जाती है, यानी कि आप खुश हो जाते हो, मूड स्विंग्स ठीक हो जाती हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल हार्मोन, यू नो। सो हाँ, इट डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स टू। जी, यू आर राइट। तो लॉन्ग टर्म तो वही हो गया ना हमारा डोपामिन सेटिस्फेक्शन, जो हमको हेयर आफ्टर में मिलेगा। जी जी, एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो पॉजिटिव, जो आपने कहा थी कोई बहुत सारी चीज ऐसी पॉजिटिव है, जैसे वो वर्कआउट करना और चैरिटी वगैरह चीज, जिससे शॉर्ट मतलब रोज की डोपामिन लेवल्स डोपामिन ठीक होती हो है। जाते हैं जी। जी। हम्म। तो इन दोनों में फर्क क्या है, मतलब कि एक डोपामिन मिल रही है कि जो आखिरत में मिलेगी, और एक है कि जो वर्कआउट वगैरह से होती है रिलीज, और इन सब से, तो इन दोनों के बीच में क्या, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते डोपामिन आखिरत में मिलेगी, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, बट जो वर्कआउट वगैरह से डोपामिन मिलता है, हमारी डोपामिन लेवल्स हाई होती हैं, हमारी डोपामिन लेवल्स ठीक हो जाती हैं। दीज आर द थिंग्स वी कैन डू टू इंक्रीज अवर डोपामिन लेवल्स, टू इंक्रीज अवर कॉन्फिडेंस बेसिकली, जिससे हम अपनी जिंदगी में बेहतर कर सकेंगे। अगर आपके पास डोपामिन लेवल्स नहीं है तो आप लो कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके जो मामला थे वो ठीक नहीं रहेंगे। जिसके साथ भी मामलात हो रहे हैं आपके आसपास लोगों के साथ, आपका बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन वगैरह, वो सब कुछ तबाह हो जाती है अगर डोपामिन लेवल्स कम हो जाती हैं। सो दीज आर सम थिंग्स, वर्कआउट करना, आइस बाथ्स लेना, लाइफस्टाइल को ठीक करना, शॉर्ट टर्म गोल्स रखना और उनको अचीव करना,
इससे हमारी डोपामिन लेवल्स ठीक हो जाती है। जो बुरे काम है उनसे कंटिन्यूअसली दूर हटना, उससे भी हमारी, अगर फोन के साथ आप कंटिन्यूअसली हो, उससे दूर हटना, उससे भी डोपामिन लेवल्स क्या है कि ठीक हो जाते हैं। अब रही आखिरत की बात, आप कह रहे हो कि हमारी डोपामिन लेवल्स आखिरत में रिवॉर्ड मिलेगा तो वहां पे सेटिस्फाई हो सकती हैं। हाँ, इट्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नह, वहां पे आप जो कुछ भी मतलब आपके दिल में ख्वाहिश होगी वो अ, आप सेटिस्फाई मतलब हो जाओगे उससे। सो हाँ, दीज आर सम थिंग्स कि जो आखिरत में मिलेंगी। बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आखिरत एंड दिस दुनिया? सो आई थिंक these two questions are मतलब different अपने अपने हिसाब में। These both questions are in different way, and इनका आंसर भी it's in the different way, isn't it? आई थिंक मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस चीज़ को जी लेके। जी अजहर भाई। हमारे लाइफ में कैसा होता है कि हम जब भी फॉर एग्जांपल दोपहर में हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। हमने अगर पेट भर के खाना खाते हैं तो और फिर वो पेट जो है और बड़ा साइज कर लेता है ताकि हम जो है नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा खा सके। तो वो अपने साइज को बढ़ाता है। और जब हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में शायद ये चीज़ नहीं होगा हमारे साथ। हमारा पेट या फिर हमारा दिमाग में भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, वहाँ पे हमारा जो है एज फिक्स रहेगा और हमारा जो पेट का जो साइज़ है वो भी फिक्स रहेगा। और बात रही हमारे प्लेजर की, तो प्लेजर चीज़ों का जो टेस्ट होगा या फिर उनके अंदर जो प्लेजर होगा उसका जो है एसेंस या फिर उसकी उसका टेस्ट पहले से ज़्यादा बढ़ रहा होगा। तो डोपामिन जो है आ, डोपामिन हमें मिलेगा लेकिन हमारे अंदर उस चीज़ का टेस्ट और उसका कैसे बताओ कि डोपामिन का जो लेवल होगा वो कुछ और होगा, मतलब अलग होगा, वो फ्लेवर अलग होता रहेगा और वो पहले से ज़्यादा बढ़ता रहेगा। मेरे ख्याल से ये हो सकता है जन्नत का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, there are so many things apart from this too, but that's a different topic, we can discuss that. So अगर इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कोई तो we can ask. मेरा ये सवाल है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो नफ्से लवामा के स्टेज पर ही मतलब उसी स्टेज पे रह जाते हैं अपनी जिंदगी भर। तो जी जी। इस स्टेज से ऊपर कैसे जाया जा सकता है? We have to control ourselves. स्टेज में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं पहले वो देखना है। ये बहुत कॉमन स्टेज है, मतलब मानी जाते हैं, जहाँ इंसान मतलब गलत भी करता है और उस पर रिग्रेट भी हम्म। करता है। तो मैंने बहुत दो एग्जांपल्स दी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हालांकि वो रिलेटेड नहीं है, बट वी कैन टेक दैट एज एन एग्जांपल। और उसके अलावा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी एग्जांपल दी है कि जब उनको दुनिया में लाया गया, फिर गलती होने के बाद उन्होंने रिग्रेट किया था, अल्लाह से माफी मांगी थी। तो उन्होंने वो सब चीजें कैसे की, फिर वो उस स्टेज से निकलकर दूसरी स्टेज में कैसे पहुंचे। अगर आप जी। वो पढ़ोगे फ्रॉम द कुरान, फ्रॉम द सीरा, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। सो वो रिसर्च आपको खुद करनी है, क्योंकि जब हम वो खुद करेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बोलूंगा तो मैं आपको सीधे बोल सकता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, आप खलवत में बैठो, जिक्र करो, बट आपको वो फील नहीं मिलेगा जो आप खुद रिसर्च करोगे, खुद पढ़ोगे कि वो उस स्टेज से कैसे निकले और फिर दूसरी स्टेज में कैसे पहुंचे। तो दैट्स अ डिफरेंट अस्सलाम थिंग, यू वालेकुम। कैन डू दैट बाय योरसेल्फ। मैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं जी एक ओके चीज़ भाई। ऐड करना चाहूँगी फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जो तीन चीज़ें हैं जिसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया नफ्स पे काबू करने का, सबसे पहला तो ये जो कुरान भी कहता है रोज़ा रखो। सेकंड वन इज जुबान पे काबू। जब मैं मतलब जब भी मैं बोलना चाह रही हूँ ना, सबसे पहले उसके आउटकम सोचना है मुझे। मैं सोच लेती हूँ कि इसका आउटकम क्या होगा, मैं क्या बोल रही हूँ, बकवास कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, काम की बात कर रही हूँ। और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो इसने मुझे फायदा दिया है वो है नफ्स। चेकिंग द नफ्स एवरी सिंगल टाइम। हर वक्त मैं आपको बता नहीं सकती, दिन भर में ऐसे इतने वाकयात आते हैं जब अनजाने में ना आपसे वो मतलब इट्स जस्ट अ थॉट। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंट एग्जांपल था कि मैं ना, हाँ मुझे याद आया।
मैं एक वीडियो कुछ दिन का काम मैं करी थी, ठीक है। तो मुझे अपने दोस्तों को वो भेजना था, तो मैंने भेज दिया, और एक पल के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि लोग बोलेंगे वाह कितना अच्छा है। और मैंने सोचा, ये मैंने क्या सोचा अभी, इट कैन लीड टू शिरके असगर। ये क्या ख्याल डाला शैतान ने कि लोगों को अच्छा लग सकता है कि मैं अच्छा बोल रही हूँ। मतलब मैं रेगरेट कर रही थी इस सोच पे कि कैसे शिर्क के बारे में एक और हदीस में बता दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शिरके असगर ऐसा है जैसे काली रात में काली चट्टान के नीचे काली चींटी से बने काली जो रेखा बनती है ना उसके पैरों से, वो बिल्कुल ऐसा है, मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको और शिरके असगर हो गया। ऐसा, और नफ्स इतना खतरनाक चीज है। तो नियत की चेकिंग, ये इन तीन चीजों ने मुझे बहुत फायदा दिया कि मैं हर मिनट, हर आधे घंटे पे, या जब भी मुझे ख्याल आता है, मैं अपनी नियत को चेक करती हूँ। ये मैं क्यों सोच रही हूँ, मैंने ये क्यों सोचा। ये सोच तो बहुत खतरनाक है, इसको चेंज करना होगा फौरन। तो ये, और तो रोजा सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर जुबान पे काबू। तो बस ये तीन चीजें वाकई बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली जो हम रोजा है ना, दैट्स द बेस्ट थिंग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आता है कि थर्सडे थर्सडे बैठते थे या थर्सडे फ्राइडे, या इन 10 दिनों में जो जो आज 10 दिन चल रहे हैं, ये 10 दिन भी बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जिलहिजा के 10 दिन बहुत इसमें जो अरफा का दिन होता है, आई थिंक 26 नाइट होती है, अगर उस दिन भी रोजा बैठते हैं, चाहे आप कोई भी दुआ मांगोगे ना, या मगफिरत की दुआ मांगोगे, अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ मांगोगे, कबूल होती ही होती हैं। सो कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इन 10 दिन आप मतलब वो सेल्फिश हुआ करो दुआ में, यानी कि ज्यादा दुआ मांगा करो। सो रोजा बैठना इज सच अ ग्रेट थिंग। और जो मैम ने बोला ना, खुद खुद को जो है कंट्रोल करना, ये वाला कंट्रोल करना, ये हमें नफ्स मुतमइन्ना की तरफ ले जाता है। सो यस, दीज थिंग्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। और नफ्स मुतमइन्ना से निकल कर आगे नफ्स कामिला तक कैसे पहुंचना है, देयर आर द स्टेप्स जो हम देख सकते हैं। यू कैन चेक द स्कॉलर्स ऑफ योर स्कूल ऑफ थॉट, एंड इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो हैं स्कॉलर्स ने जो हैं यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि कैसे जाना होता है, क्या करना होता है। यू कैन टेक द स्टेप्स फ्रॉम देम, और कुरान और सीरत तो है ही। सो हाँ, दीज थिंग्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। यस, जज़ाकल्लाह खैर।